हेलो दोस्तों, वेलकम इन JBL। यहाँ रेगुलरली बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड के नोवेल एक्सप्लेनेशन की वीडियो यह चैनल पर अपलोड होंगी। सो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको आने वाली नई वीडियो पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सीजन 6 में एपिसोड 43 के पार्ट पे। अब आगे जियोयान की नजर उस जगह पर रुकी जहां मेडुसा गायब हो गई थी और धीरे धीरे उसने राहत की सांस ली। उसकी आंखें नीचे की ओर चली गई और एक बार फिर फैन लाओ की ओर मुड़ गई। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। मेडुसा के चले जाने पर फैन लाओ निराश थे, हालांकि तुरंत ही उनके चेहरे पर खौफ छा गया और वह कुटिलता से मुस्कुराए। जियोयान ने अपनी कलाई हिलाए और भारी शासक को हिंसक रूप से जमीन में दबा दिया। जेड ग्रीन फ्लेम का एक गुच्छा धीरे धीरे उसके दाहिने हाथ पर भूतिया आग की तरह प्रकट हुआ। जियोयान के बाएं हाथ ने धीरे धीरे गहरे हरे रंग की लौ को ढक लिया। हालांकि उसकी आंखें बंद थीं, जबकि फैन लाओ और अन्य लोग भौहें चढ़ा रहे थे। जियोयान की इस अजीब हरकत के बारे में फैन लाओ और अन्य लोगों को पता नहीं था, इसलिए एक पल के लिए किसी ने हमला करने का नेतृत्व करने की हिम्मत नहीं की। जियोयान ने कसकर अपनी आंखें बंद करने के बाद गहरे हरे रंग की लौ का वह समूह अचानक एक क्षण बाद उतार चढ़ाव करने लगा। एक क्षण बाद फैन लाओ और अन्य लोग चौंक गए क्योंकि गहरे हरे रंग की लौ अचानक अलग अलग रंग की लेप्टों के दो समूहों में अलग हो गई। ज्वाला के दो गुच्छे, एक का रंग हरा था जबकि दूसरा एक अदृश्य ज्वाला थी। गिरे हुए दिल की ज्वाला। आपने वास्तव में गिरे हुए हृदय की ज्वाला को परिष्कृत किया है। फैन लाओ को आश्चर्य नहीं हुआ जब उनकी निगाहें हरी लौ के गुच्छे पर पड़ी। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई जब उसने प्रतीत होने वाली अदृश्य लौ के समूह को देखा। लगने के साथ ही उसकी हैरान कर देने वाली आवाज तेज थी। जियोयान ने उदासीनता से फैन लाओ को देखा जिसकी अभिव्यक्ति काफी बदल गई थी। आक्रमण करना, उसे मार दो। फैन लाओ के चेहरे पर आघात धीरे धीरे हट गया। एक अत्यंत समृद्ध हत्या के इरादे ने इसे बदल दिया। वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि दो अलग अलग स्वर्गीय लेप्टोप को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति में किस प्रकार की भयावह शक्ति होती है। अगर उसने जियोयान को प्रशिक्षण देना जारी रखा तो उसके लिए यह गारंटी देना मुश्किल था कि वह किस तरह के स्तर तक पहुंचेगा। इस समय जियोयान को मारना निस्संदेह एक बड़ी चिंता को कम करेगा जिसके कारण उसे सोने और खाने में कठिनाई होगी। फैन लाओ के रोने की आवाज अभी आई ही थी कि उसका फिगर तुरंत हिल गया। खून के रंग का डुक्यूई उसके पूरे बॉडी में फैल गया। खून की मछली जैसी बदबू ने पूरे स्टॉकडे को ढंक दिया। जो कमजोर थे उनमें से कुछ को इस खूनी बदबू को सूंघने पर चक्कर आने लगे। अन्य तीन डू वैन जिनके पास लड़ाई का शानदार अनुभव था, फैन लाओ के पास भी तुरंत अपने बॉडी को स्थानांतरित कर दिया जिस क्षण फैन लाओ ने ऐसा किया। उन चारों ने चार कोनों से एक घेरा बनाया और मध्य में जियोयान की ओर विस्फोटक रूप से गोली चलाई। एक डू हुआन, तीन डू वैन। इस तरह के एक शक्तिशाली लाइनअप ने एक ही समय में अपने हमले किए। शक्तिशाली आभा जो एक साथ थोड़ी सी इकट्ठी हो गई थी, वह कुछ ऐसा था जो एक साधारण अभिजात वर्ग के डू हुआन को भी थोड़ा घुटन महसूस कराती थी। तीसरे भाई सावधान। यद्यपि अधिकांश शक्तिशाली दबाव जियोयान द्वारा अवरुद्ध किया जा रहा था, जो उसके सामने था कुछ अवशेष बल जो उसके पास से गुजरे थे जियोली की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन का कारण बना। उसने अपने सामने जियोयान पे चिल्लाने से पहले 2 कदम पीछे लिया। जियोयान ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने अपनी आंखों को सिकोड़ लिया और फैन लाओ और उन 3 अन्य लोगों को देखा जो पलक झपकते ही उसके पास आ गए थे। उसके मुंह का कोना थोड़ा हिल गया और उसके बाएं हाथ पर अदृश्य ज्वाला के गुच्छे ने अचानक एक लहर छोड़ दी। फॉलन हॉट फ्लेम द्वारा एक तरंग के उत्सर्जन के बाद विस्फोटक रूप से शूट करने वाले 4 आंकड़े अचानक रुक गए। उनके चेहरे लाल हो गए थे और उनके पूरे बॉडी में डूक्यूई ने कुछ अराजक तरंगें छोड़ी थी क्योंकि वे चौकन्ने हो गए थे। उनके बॉडी में डूक्यूई को उनकी पूरी ताकत के साथ परिचालित किया गया था क्योंकि उन्होंने दिल की ज्वाला को दबाने की कोशिश की थी जो बिना किसी पूर्व चेतावनी के उनके बॉडी के भीतर प्रकट हो गई थी। फॉलन हॉट फ्लेम की रणनीति एक निश्चित दूरी में प्रवेश करने के बाद किसी व्यक्ति के बॉडी के अंदर दिल की ज्वाला को बुलाने के लिए थी। इस तरह की हृदय ज्वाला की शक्ति को फेंकने वाले व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित किया गया था। यदि यह हल्का होता तो इसका डूक्यूई को परिष्कृत करने का प्रभाव होता। यदि यह जंगली और हिंसक होता तो यह एक अनजान व्यक्ति के भीतर डूक्यूई विद्रोह का कारण बनता। जियोयान ने फैन लाओ का अध्ययन करने के लिए अपनी आंखें उठाईं और अन्य 3 जिनके डूक्यूई अव्यवस्था में बदल गए थे जबकि उनके चेहरे अचानक लाल हो गए थे। जियोयान के मुंह का कोना धीरे धीरे एक चाप में ऊपर उठा जो ठंडक से भरा हुआ था। उसके पैरों पर चांदी के रंग की चमक आ गई और उसका बॉडी कांप उठा। वह भूत की तरह अपनी मूल स्थिति से तुरंत गायब हो गया। भारी हुआन शासक जो उसके सामने जमीन में धंसा हुआ था, वह भी उसके साथ गायब हो गया था। ची। तेज हवा की धीमी आवाज अचानक दिखाई दी। एक फूले हुए चेहरे वाला व्यक्ति जो हृदय की ज्वाला को दबाने के लिए अपने बॉडी में डूक्यूई को निर्देशित करने के लिए छटपटा रहा था, अचानक उसके पूरे बॉडी में ठंडक महसूस हुई। उसने अपना सिर उठाया, केवल उसके सामने एक धुंधली काली रेखा को दौड़ते हुए देखा। बड़े काले शासक ने हवा को काट दिया और एक गर्म हवा सभी दिशाओं से भयंकर रूप से नीचे आ गई। बल की दृष्टि से विशेषज्ञ डू वान का मजबूत बॉडी भी संभवतः गंभीर रूप से घायल हो जाएगा यदि उसे तोड़ा गया। इस विशेषज्ञ डू वान ने जीवन और मृत्यु के इस क्षण में अपने असाधारण युद्ध अनुभव और चपलता का प्रदर्शन किया। उसने अपने बॉडी में दिल की लेप्टों की ग्रिलिंग से तीव्र दर्द को बलपूर्वक सहन किया और अपने हाथ में बेहद बड़े घोस्ट हेड ब्लेड को काट लिया जिसे अज्ञात मात्रा में ताज़ा खून से रंगा गया था। ब्लेड अतुलनीय रूप से तेज था।
यहाँ तक इस समय हवा भी फटी हुई दिखाई दी। बजना, भारी शासक अचानक गिर गया और भूत के सिर के ब्लेड से जोर से टकराया। एक अतुलनीय शक्तिशाली बल विस्फोटक रूप से उभरा। इस क्रूर हमले के तहत उस विशेषज्ञ डू वांग ने महसूस किया कि उसके पैर कमजोर हो गए हैं और उसके दोनों घुटने सख्त जमीन को छूने के लिए हिंसक रूप से झुक गए। जमीन तब तक कांपती रही जब तक दरार की रेखाएं मकड़ी के जाले की तरह फैलने लगी। विशेषज्ञ डू वांग ने शासक के इस भारी हमले को बमुश्किल रोका, जिसने लगभग उसकी जान ले ली थी। इससे पहले कि उसके पास बचने का समय होता, एक तेज हवा छाया की तरह आई और उसकी छाती में घुस गई। एक विस्फोटक ताकत अचानक भड़क उठी। इस विशेषज्ञ डू वांग को तब तक लात मारते रहे जब तक कि वह दर्जनों मीटर तक उड़ नहीं गया। आखिरकार उसे जमीन के साथ घसीटा गया और एक गहरा निशान बनाया गया जो धीरे धीरे रुकने से पहले दर्जनों मीटर लंबा था। एक शासक, एक पैर। 2 हमलों के भीतर इस विशेषज्ञ डू वांग को गंभीर चोटों से दयनीय स्थिति में बदल जाने के बाद पीछे हटने लिए मजबूर होना पड़ा। बाड़े के अंधेरे साए के भीतर असंख्य काली आकृतियां इस एकतरफा लड़ाई को देखते हुए ठंडी हवा की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। यह छोटा साथी वास्तव में मजबूत और मजबूत होता जा रहा है। जियो ली ने भी अपना मुंह चौड़ा किया और विशेषज्ञ डू वांग को देखा, जो तुरंत घायल हो गए थे। एक क्षण बाद वह सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसी ताकत वाकई भयावह थी। फैन लाओ और अन्य 2 विशेषज्ञ डू वैंग्स अंत में इस छोटी सी अवधि के दौरान अपने बॉडी के भीतर तड़पती दिल की ज्वाला को दबाने में कामयाब रहे, जहां जियो यान ने एक विशेषज्ञ डू वांग को बिजली की तरह हरा दिया था। उनकी आंखें अपने साथी की सुस्त आभा की ओर गई। उन्हें नहीं पता था कि मर गए या जिंदा हैं। उनके सभी दिल डूब गए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह गति या शक्ति के मामले में था, यह हरामी 2 साल पहले की तुलना में बहुत मजबूत है। इसके अलावा वह हमें बहुकार्य करने के लिए मजबूर करने और दिल को दबाने के लिए फॉलन हॉट फ्लेम को नियंत्रित करने में भी सक्षम है। हमारे बॉडी के भीतर ज्वाला। लगता है कि आज परेशानी होने वाली है। हाँ हान, तुम दोनों को जाकर उस व्यक्ति को पकड़ना चाहिए। मैं उसे देर करूंगा, जल्दी करो। फैन लाओ जोर से चिल्लाया और उसके दिल में तेजी से एक विचार कौंध गया। वर्तमान स्थिति के साथ उन्हें इस व्यक्ति को पकड़ना चाहिए जिसका जियोयान के साथ काफी गहरा रिश्ता था। अन्यथा यह संभावना थी कि हाथ मिलाने पर भी उन्हें जियोयान को हराने में कठिनाई होगी। फैन लाओ के रोने की आवाज सुनकर अन्य 2 विशेषज्ञ डू वांग चौंक गए। वे तुरंत ठीक हो गए और एक दूसरे को देखा। इसके बाद दोनों तरफ से झपट पड़े। जैसे ही दोनों अलग हुए, युद्ध के मैदान में एक बार फिर तेज हवा की आवाज सुनाई दी। हालांकि जैसे ही तेज हवा की आवाज दिखाई दी, फैन लाओ ने अपने दांतों को भींच लिया और अपने बॉडी को हिलाया। वह एक निश्चित स्थान पर दिखाई दिया और खून से रंगे डू क्यूई को उसके सामने अंतरिक्ष की ओर विस्फोटक रूप से गोली मार दी गई। खून के रंग का डू क्यूई विस्फोटक रूप से बाहर निकला। एक विशाल काली आकृति जो हरी लौ में लिपटी हुई थी अचानक प्रकट हुई। इसे तुरंत हैक कर लिया गया। हरी लौ के दबाव में खून के रंग का डू क्यूई तुरंत और पूरी तरह से गायब हो गया था। डैम इट, जियो यान की हेवनली फ्लेम द्वारा पूरी तरह से संयमित होने के बाद फैन लाओ ने अपने दिल में शाप दिया। वह बाद वाले को रोकने के लिए फिर से एक और हमला करने वाला था जब उसके बॉडी के भीतर हृदय की ज्वाला इस क्षण अचानक बढ़ गई। तीव्र दर्द ने उसे दबाने के लिए कुछ डू क्यूई को जल्दी से मोड़ने के लिए मजबूर किया। डू क्यूई के मोड़ने न केवल फैन लाओ का ध्यान हटाने का कारण बना, बल्कि इसके परिणामस्वरूप उसका हमला धीमा और कमजोर हो गया। ऑक्टेन ब्लास्ट। इस धीमी गति से खुलना स्वाभाविक रूप से जियो यान की पैनी नजरों से बच नहीं पाया। इसलिए उसका बॉडी चमक उठा और उसने फैन लाओ की छाती पर वार करने का अवसर लिया। अपनी 5 उंगलियां कसते ही उसका हाथ कांपने लगा। उसका हाथ एक भारी हथौड़े की तरह था जो एक शक्तिशाली हमला करता था, जिसने किसी के दिल को झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि यह फैन लाओ की छाती में घुस गया था। जियो यान की मुट्ठी गिरने से पहले फैन लाओ के पास केवल इस महत्वपूर्ण क्षण में उसकी त्वचा की सतह पर एक गोलाकार रक्त परत बनाने का समय था। उसकी मुट्ठी से एक प्रचंड शक्ति निकली। इस भीषण हमले के तहत उसका का बॉडी पीछे हट गया। इसके अलावा जब उसने ऐसा किया तो उसके मुंह से अनजाने में एक और खून निकल आया। जियो यान ने फैन लाओ को एक मुक्का मारने के बाद पीछा नहीं छोड़ा। उसने अपनी निगाह घुमाए और उसने तुरंत एक उदास चेहरा दिखाया जब उसने महसूस किया कि 2 विशेषज्ञ डू वांग जियोली से केवल 7 या 8 मीटर की दूरी पर थे। जियोली की वर्तमान घायल अवस्था को देखते हुए 2 विशेषज्ञ डू वांग्स के साथ सामना करने पर उनकी जीत की संभावना स्वाभाविक रूप से बेहद कम थी। इसके अलावा 2 विशेषज्ञ डू वैंग भी पहले जियोयान की ताकत से हैरान थे। इसलिए वे स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि यदि उन्होंने जियोली को नहीं पकड़ा तो संभावना है कि उन्हें इसी स्थान पर मरना होगा। इस विचार को अपने दिल में लिए हुए 2 विशेषज्ञ डू वांग ने अपनी ताकत को अधिकतम तक फैलाया था। जियोयान स्वाभाविक रूप से जियोली के घायल से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए वह घायल फैन लाओ का पीछा करने की जहमत नहीं उठा सकता था। उसका बॉडी हिल गया और वह झट से जियोली का समर्थन करने चला गया। हालांकि उसने अभी चलना शुरू ही किया था कि एक बार फिर से मछली की बदबू आने लगी। पीले चेहरे वाला फैन लाओ जियोयान के सामने भूत की तरह दिखाई दिया। जियोयान को देखते ही उसकी नजर काली और शातिर थी और जोर से हंसा। हाँ, जियोयान, तो क्या हुआ अगर तुम मजबूत हो? जब तक वह हमारे हाथ में है तब तक क्या हमें डरना चाहिए कि तू परेशानी खड़ी करेगा? फैन लाओ की अवरुद्ध कार्रवाई के बाद 2 विशेषज्ञ डू वैंग्स ने जियोली से संपर्क किया। शक्तिशाली डू क्यूई तुरंत बाहर निकल आई। और की शक्ल से 2 लोगों का इरादा स्पष्ट रूप से अंतिम झटका देने और जियोली को पकड़ने का था।
जियो यान का दिल अचानक डूब गया जब उसने शक्तिशाली डू क्यूई को देखा जो दो डू वांग्स ने अचानक फैलाया था। जैसे ही तीनों लोग संपर्क करने वाले थे, तेज हवा की तेज आवाज अचानक आसमान में दिखाई दी। दो आंकड़े तुरंत नीचे उतरे और दो उल्कापिंडों की तरह दो विशेषज्ञ डू वांग्स और जियोली के बीच के क्षेत्र में दबंग रूप से डाले गए। एक स्पष्ट और जोरदार हंसी अचानक सुनाई दी। हाँ हाँ जियोयान, तुम्हें उस बूढ़े आदमी को खत्म कर देना चाहिए। इन दो लोगों को जियान और मुझ पर छोड़ दो। अचानक अप्रत्याशित बदलाव के कारण जियोयान चौंक गया। तुरंत उसका तन दिल धीरे धीरे शांत हो गया। बचाव अंत में समय पर आ गया था। जियोयान ने अपना सिर घुमाया और उसकी निगाह धीरे धीरे फैन लाओ की ओर बढ़ी। एक गहरी ठंडी हत्या के इरादे से भरी हुई आवाज ने बाद वाले का चेहरा तुरंत सफेद कर दिया। बूढ़े कुत्ते, क्या तुम मुझे रोककर बहुत खुश हो? सुदृढ़ीकरण जो अचानक प्रकट हुए थे फैन लाओ के चेहरे को और अधिक पीला कर दिया। यह विशेष रूप से तब था जब उसने जियोयान का काला, ठंडा, क्रूर चेहरा देखा। उसकी अभिव्यक्ति भयानक हो गई थी, मानो उस पर पाले की परत चढ़ गई हो। जिस क्षण जियोयान ने दो प्रकार की स्वर्गीय लपटेक प्रदर्शित की, फैन लाओ समझ गया कि यह संभावना है कि अगर वे चारों एक साथ युद्ध में एक साथ हमला करते हैं तो उसे हराना बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी जब जियोयान ने विशेषज्ञ डू वांग में से एक को खत्म कर दिया था। उसी समय उनकी लड़ने की ताकत कम हो गई, उनकी जीत की संभावना तेजी से गिर गई। इसलिए उसने जियोली को जिंदा पकड़ने का इरादा किया था और उसका इस्तेमाल जियोयान पर पट्टा लगाने के लिए किया था। हालांकि लिन यान और जी यान एक महत्वपूर्ण क्षण में प्रकट हुए थे जिसने उनकी सभी योजनाओं को पूरी तरह से धराशायी कर दिया था। स्टॉकडे में सभी को मार डालो। फैन लाओ को अचानक कुछ याद आया जबकि उनका चेहरा सफेद था। वह अचानक जोर से रोने लगा। स्थिति के आभास से उसे वास्तव में मृत्यु तक लड़ना पड़ा। ब्लैक एलायंस के कुछ 100 लोग जो स्टॉक के बाहर ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने अचानक एकजुट होकर धरती को हिला देने वाली प्रतिक्रिया दी। तुरंत ही अनगिनत संख्या में मानव आकृतियां सभी दिशाओं में निकली और बाड़े पर हमला करना शुरू कर दिया। जियोयान थोड़ा सा भौचक्का हो गया क्योंकि उसने लोगों की निरंतर संख्या को देखा जो जंगल से बाहर आ रहे थे। इस स्टॉकडे के भीतर के लोग स्पष्ट रूप से उनके दूसरे भाई जियोली के अधीनस्थ थे। यह बहुत अच्छा नहीं होगा अगर उन्हें बहुत अधिक चोटें और मौतें झेलनी पड़े। तीसरे भाई, तुम्हें इस बूढ़े कुत्ते को खत्म कर देना चाहिए। मैं उन बाहरी हमलों को रोकने के लिए लोगों का नेतृत्व करूंगा। जियोली अचानक ऊंचे मंच से नीचे गिर गया क्योंकि जियोयान में विचार चल रहा था। कड़ी दहाड़ के साथ बाड़े की काली छाया से काली आकृतियां उठी। अंत में 100 से अधिक लोग व्यवस्थित अंदाज में बाहर निकले। महज एक पल में मूल रूप से विशाल सड़क पूरी तरह से लोगों से भर गई थी। हर कोई मेरे पीछे आओ। जियोली ने एक गहरी चीख निकाली और तुरंत बाड़े के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने का नेतृत्व किया। उसके पीछे काली आकृतियों का बड़ा समूह बिना किसी झिझक के उसके पीछे पीछे हो लिया। भले ही उन्हें इस तरह की हताश स्थिति का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इन काली आकृतियों के कदमों की आहट जरा भी अराजक नहीं दिखी क्योंकि उन्होंने जियोली के आदेशों का व्यवस्थित रूप से पालन किया। वे स्टॉकडे के विभिन्न हिस्सों की ओर फैल गए। जियोयान की आंखों में आश्चर्य फैल गया क्योंकि उसकी नजर उन काले आकृतियों पर पड़ी जो छाया से बाहर निकल आए थे। तुरंत वह अत्यधिक चिंतित होना बंद कर दिया। हालांकि जियोली वर्तमान में घायल हो गया था, फैन लाओ और इन कुछ अन्य लोगों के अलावा हमला करने वाली बड़ी इकाई में एक भी डू वांग नहीं था। भले ही जियोली घायल हो गया था, वह आसानी से किसी भी सामान्य डूलिंग से निपटने में सक्षम होना चाहिए। जियोयान ने अपनी निगाहें हटा ली और थोड़ी दूर फैन लाओ की ओर मुड़ गया। वह मुस्कुराया और उसके चमकीले सफेद दांतों ने एक सघनता प्राप्त कर ली जिसने किसी के दिल को ठंडा कर दिया। पुराना कुत्ता फैन, आप 2 साल पहले सौभाग्य से बच निकलने में सफल रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप आज इतने भाग्यशाली होंगे। जियोयान की हंसी ठंडी चमक की तरह ठंडी थी जिससे किसी की हड्डियों में ठंडक का एहसास हो रहा था। जियोयान द्वारा बार बार बूढ़े कुत्ते कहे जाने के बाद फैन लाओ का चेहरा हरा हो गया था। हालांकि वह जानता था कि वह अब 2 साल पहले वाला छोटा लड़का नहीं था। जियोयान, हम सब के बीच दुश्मनी तुम्हारी वजह से शुरू हुई। यदि तूने मेरे पुत्र को न मारा होता तो मैं तुझसे बैर न रखता। फैन लाओ की आंखें टिमटिमा गई। उसकी आंखें सभी दिशाओं में बिना कोई निशान छोड़े चली गईं क्योंकि उसने अपने दांत भींच लिए और बोला, इस अराजक ब्लैक कॉर्नर रीजन में रहते हुए आपके बेटे को किसी के द्वारा मारे जाने के बारे में क्या अजीब लगता है? जितने लोग तुम्हारे हाथों मारे गए हैं वे मेरे हाथों में मरने वालों से कई गुना अधिक है। जियोयान ठंडी हंसी। उसने तुरंत भारी शासक को अपने हाथ में धीरे से उठाया और दूर से फैन लाओ की ओर इशारा किया। वह धीरे से बोला, अब हमारा कुछ भी कहना बेकार है। हमारे बीच की कड़वाहट को दूर करने के लिए जरा सी भी जगह नहीं है। आज तुम्हें मरना चाहिए, घमंडी कमीने। मैं फैन लाओ तुमसे नहीं डरता। फैन लाओ का चेहरा तमतमा उठा। अंत में वह जोर से गर्जना का विरोध नहीं कर सका। जैसे कि उसके बॉडी से खून के रंग की डुक्यूई चारों दिशाओं में बाहर निकली, उसकी आंखों में एक निश्चित उग्रता थी। अंत में डुक्यूई उठा और एक विशाल खूनी समुद्र में परिवर्तित हो गया जो लगभग 30 से 40 फीट चौड़ा था। उसमें उनकी आकृति पूरी तरह छिपी हुई थी। पूरे 2 साल हो गए हैं, फिर भी आप अभी भी वही पुरानी रणनीति का उपयोग कर रहे हैं। ये बातें मेरे विरुद्ध व्यर्थ हैं। जियोयान ने खून के समुद्र पर नजर डाली जो फैल रहा था। उसके हाथों में हरी लौ और अदृश्य लौ को धीरे से एक साथ दबाया गया और दोनों तेजी से विलीन हो गए, गहरे हरे रंग की लौ के समूह में बदल गए। जियोयान की हथेली ने धीरे धीरे गहरे हरे रंग की लौ को उछाला।
उसकी बाहें अचानक से लहराने लगीं। जियो यान की उंगली ने उस विशाल गहरे हरे रंग की लौ का समर्थन किया और उसके मुंह का कोना धीरे धीरे एक मुस्कान में उठा। उसने अपनी उंगली को झटका और गहरे हरे रंग की प्रचंड ज्वाला तुरंत तूफान की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। गहरे हरे रंग की ज्वाला के बहते ही हर जगह फैला रक्त समुद्र मंथन करने लगा। मछली जैसी बदबू तेजी से गायब हो गई और घने खून का समुद्र भी पतला हो गया था। खून के समुद्र ने फैन लाओ की बेहद उग्र गर्जना को भी बेहोश कर दिया। फैन लाओ वास्तव में बदकिस्मत थे। उनके खून का यह हमला एक ऐसा हमला था जिस पर उन्होंने ब्लैक कॉर्नर रीजन पर हावी होने और प्रसिद्ध होने का भरोसा किया था। एक बार सक्रिय होने के बाद यह अपने बॉडी को छुपाने में सक्षम था। इसमें रहने के दौरान उसकी रुकी हुई रिकवरी और अन्य पहलुओं में काफी सुधार हुआ। उस समय इस रक्त सागर का सामना करने पर कई विशेषज्ञ बेबस होकर हार गए थे। हालांकि यह रक्त समुद्र एक चूहे की तरह था जिसने एक बिल्ली को देखा था जब वह जियोयान से मिला, जिसने एक स्वर्गीय ज्वाला को नियंत्रित किया था। उसमें विरोध करने की जरा सी भी क्षमता नहीं थी। हालांकि फैन लाओ भी एक कुलीन डुहुआन था। जियोयान के खिलाफ लड़ने की ताकत शायद एक साधारण डुहुआन के समान ही थी। यह कहा जाना चाहिए कि हमेशा कुछ ऐसा होता है जो किसी अन्य चीज को रोक सकता है। जब खून का समुद्र बहुत पतला हो गया था तो फैन लाओ, जो अंदर था, अंत में और विरोध नहीं कर सका। धीमी गर्जना के साथ एक 5 फुट लंबा रक्त भाला विस्फोटक रूप से निकला। जहां भी रक्त भाला गुजरा वहां हवा कांप उठी और तेज हवा ने कुछ ऐसा बनाया जो पूरे स्टॉपडे में स्पष्ट रूप से सुना जा सकता था। जियोयान मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया क्योंकि उसने खून के भाले को देखा जो रक्त समुद्र से विस्फोटक रूप से निकला था। उसने अपनी उंगली घुमाई और उसकी उंगली से गहरे हरे रंग की लौ की एक फुहार निकली। अंत में यह उस रक्त भाले से जोर से टकराया और दोनों तुरंत और एक साथ एक तेज ध्वनि के तहत नष्ट हो गए। तुमने वास्तव में एक जिद्दी प्रतिरोध किया। जियोयान के बॉडी से एक शक्तिशाली गहरे हरे रंग की लौ निकली। इसने तुरंत उसे अपने भीतर लपेट लिया। उसके पैर जमीन पर जोर से पटक रहे थे और उसका बॉडी खून के लगातार पतले समुद्र में जा गिरा था। जियोयान के इतने खुले तरीके से रक्त समुद्र में प्रवेश करने के बाद रक्त समुद्र का मंथन तुरंत जंगली हो गया। भीतर से बार बार धातु के बजने की साफ आवाज सुनाई दे रही थी। एक क्षण बाद एक ऊर्जा तरंग के साथ रक्त समुद्र पूरी तरह से गायब हो गया। रक्त समुद्र गायब हो गया और उसके भीतर 2 मानव आकृतियां धीरे धीरे प्रकट हुईं। जियोयान ठीक था, सिवाय इसके कि उसकी सांसें थोड़ी जल्दी चल रही थीं। दूसरी ओर फैन लाओ की हथेली से बार बार खून टपक रहा था। स्पष्ट रूप से फैन लाओ पहले के आदान प्रदान के दौरान नुकसान में पड़ गया था। फैन लाओ की निगाहें एक काले शातिर सांप की तरह थीं क्योंकि वह जियोयान को गौर से देख रहा था, जबकि पूरा बाड़ा हत्या की आवाजों से भर गया था। दुर्भाग्य से जियोयान, तुम्हें प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे ब्लैक एलायंस को नाराज करने के बाद भविष्य में आपका अंत अच्छा नहीं होगा। अपने अंतिम संघर्ष को करने का प्रयास करते हुए फैन लाओ की छाती उठी और गिर गई। के संप्रदाय के नेता फैन को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। 2 दिनों के समय में मैं स्वाभाविक रूप से ब्लैक अलायंस में जाऊंगा और हान फैंग और अपने बीच के झगड़े को सुलझाऊंगा। जवाब में जियोयान मुस्कुराया। हालांकि इस बार संप्रदाय के नेता फैन को हान फैंग से पहले मरना पड़ सकता है। ठीक है जियोयान, मैं मानता हूं कि अब मेरा कोई मुकाबला नहीं है। हालांकि मुझे मारना इतना आसान नहीं होगा। फैन लाओ के चेहरे पर अचानक एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसके हाथों की सील अचानक बदल गई और तुरंत उसके मुंह से एक और ताज़ा खून निकला। जब ताज़ा खून बिखरा, फैन लाओ का बॉडी अजीब तरह से मूल स्थान से गायब हो गया। जियोयान मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया और उस जगह को देखा जहां फैन लाओ गायब हो गया था। उसने आह भरते हुए कहा, वह वास्तव में अभी भी इन पुरानी युक्तियों का उपयोग कर रहा है। जियोयान की आवाज सुनाई दी जब उसके पैरों में चांदी की चमक आ गई। जैसे ही उसका बॉडी तुरंत गायब हो गया, गड़गड़ाहट की धीमी आवाज पूरे आकाश में गर्जना करने लगी। स्टॉकडे के ऊपर 100 से अधिक मीटर की जगह में अचानक उतार चढ़ाव आया। एक खूनी आकृति सामने आई और एक पीला चेहरा फैन लाओ दिखाई दिया। उसने अपने नीचे के बाड़े को देखा जो केवल मुट्ठी के आकार का था। घनी आवाज में बोलने से पहले वह जोर से खांसा, नन्हे कमीने, मेरा इंतजार करो कि मैं तुम्हारे साथ अपना हिसाब चुकता करने के लिए आने से पहले सबको इकट्ठा कर लूं। उस समय मैं निश्चय ही तेरे हजारों टुकड़े कर डालूंगा। अभी फैन लाओ की आवाज सुनाई दी ही थी कि अचानक उसके पीछे से एक हंसी की आवाज आई, जिससे उसके पूरे बॉडी के रोम छिद्र इस समय तनाव में आ गए। ठीक है संप्रदाय के नेता फैन, शायद आपके पास लौटने का मौका न हो। बड़ी मुश्किल से अपना सिर घुमाते हुए फैन लाओ का बॉडी अकड़ गया था। उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान और हाथों में गहरे हरे रंग की लौ का एक गुच्छा उसकी आंखों में अंकित था। यह खत्म हो गया है संप्रदाय के नेता फैन। जियोयान मुस्कुराया। उसके हाथ में गहरे हरे रंग का आग का गोला अचानक तेजी से घूमने लगा। अंत में ऐसा लगा जैसे आग के गोले के घूमने से आसपास की हवा उसमें खींच ली गई हो। जियोयान की बांह उच्च गति के रोटेशन के दौरान हिल गई और तेजी से घूमते हुए गहरे हरे रंग के आग के गोले ने भयावह रूप से गर्म तापमान ले लिया क्योंकि यह फैन लाओ की पीठ में घुस गया। उसी क्षण आग के गोले से एक अतुलनीय प्रचंड वायु फूट पड़ी। फैन लाओ के पास इस जंगली हिंसक हमले के खिलाफ जरा सा भी बचाव करने का समय नहीं था। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत पीली हो गई क्योंकि उसके टूटे हुए आंतरिक अंगों के साथ मुंह भर ताज़ा खून थूक दिया गया था। तूफान के भड़कते ही गहरे हरे रंग की लौ भी निकल गई। यह गंभीर रूप से घायल फैन लाओ के चारों ओर लिपटा हुआ था। तुरंत दूर आकाश में एक तेज दयनीय रोना सुनाई दिया।
धीरे धीरे बुझने से पहले लगभग आधे मिनट तक गहरे हरे रंग की लौ जारी रही। हालांकि उसके भीतर वह मानव आकृति राख के ढेर में बदल गई थी जो हवा के साथ बिखर गई थी। जियोयान ने उदासीनता से हवा के साथ बिखरी राख को देखा और धीरे से अपने हाथों से धूल झाड़ दी। अगला हान फैंग होना चाहिए। जियोयान की पीठ पर जेड हरे रंग के पंख धीरे धीरे फड़फड़ाए। उसकी दृष्टि उत्तरी आकाश की ओर गई। वह स्थान तथाकथित ब्लैक एलायंस का क्षेत्र था। और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।